नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग समझने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कितने प्रकार के होते हैं और रेजोनेंस का किसी सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी सर्किट में बिफोर रेजोनेंस, एट रेजोनेंस या आफ्टर रेजोनेंस क्या कंडीशन होती हैं, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एनालिसिस इसमें क्या होगा, करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर इसका टोटल इम्पीडेंस किस प्रकार का होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, ये सारी डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जितनी भी हमारी स्टेट या सेंट्रल लेवल या फिर पीएसयू की परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को यहाँ पे समझते हैं। तो अगर मैं शब्द बोल रहा हूं दोस्तों रेजोनेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस शब्द का मतलब है अनुनाद और इसका मतलब है जब किसी सर्किट में पैसिव एलिमेंट रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों तो वहां पर फ्रीक्वेंसी के कारण से उसमें परिवर्तन आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन आने की घटना को हम लोग अनुनाद कहते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो अगर हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी कि दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उससे कम है या बराबर है या फिर ज़्यादा है, इस घटना को ही हम लोग रेजोनेंस कह देते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पर किसी सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। तो आप लोग कॉपी में लिखेंगे, लिखिए व्हेन रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड, व्हेन रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, so it is called a resonance, so it is called a resonance। ये एक रेजोनेंस की तरह कहलाएगा, ये रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। अब ये कैसे कहलाएगा वो हम देखने वाले हैं, है ना। और इसके बाद आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से नोट बनाते जाएंगे, मेरे साथ ही साथ सुनते जाएंगे, एक एक चीज लिखते जाएंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहला रेजोनेंस है सीरीज रेजोनेंस। क्या पढ़ने वाले हम लोग, सीरीज रेजोनेंस। क्या समझ रहे हैं दोस्तों, सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस मतलब व्हेन रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन आर एल सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इनको हम सीरीज में लगा दें, कैसे लगा दें, इनको अगर हम सीरीज में लगा दें तो इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, इस घटना से वो हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, इतनी बात तो क्लियर है। तो इसका अगर सर सर्किट बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है ना। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, इसको बोलेंगे एल, इसको क्या बोलेंगे, सी, है ना। आर, एल और सी। इसी प्रकार से इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा आपका वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज इसको क्या बोलेंगे, वी एल, इसके अक्रॉस वोल्टेज इसको क्या बोलेंगे, वी सी, है ना। इस तरीके से। और जो टोटल वोल्टेज हमारे पास रहेगा ये क्या रहेगा आपका, टोटल वोल्टेज रहता है दोस्तों वी। टोटल वोल्टेज क्या रहता है, टोटल वोल्टेज रहता है V। तो अगर हम इसको डीपली एक एक चीज समझें, ध्यान से देखेंगे आप लोग, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। V इक्वल्स टू आपके पास टोटल वोल्टेज क्या होगा, VR प्लस VL प्लस VC। तो हम लोग यहाँ पर जो V दे रहे हैं ये कौन सा V है, ये AC है। ये कौन सा सप्लाई है, AC सप्लाई। ये हमेशा AC सप्लाई देते हैं हम लोग, है ना। AC मेजरमेंट में हम लोग इसकी बात करते हैं, AC पावर में हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या, इनको सीरीज में लगा दिए VR इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो V होगा ये क्या होगा आपके पास I इंटू R प्लस यहाँ पर ये क्या होगा आपके पास होगा L इंटू DI/dt और प्लस ये अपने पास क्या होगा 1/C इंटीग्रेशन IDT। 1/C इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, IDT यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम इसे लाप्लास के फॉर्म में लिखें या फिर कोई डेरिवेटिव फंक्शन है, हमें मालूम होना चाहिए किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब होता है जे ओमेगा। क्या होता है दोस्तों, जे ओमेगा।
और किसी भी इंटीग्रल जो फंक्शन है, इस इंटीग्रल फंक्शन का मतलब होता है 1/j। चूंकि हम लोग लाप्लास पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन को हम लोग s लिख देते हैं और किसी भी इंटीग्रल फ्रैक्शन को 1/j के टर्म में यानी कि 1/s के टर्म में लिख देते हैं। तो आप चाहें तो लाप्लास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट उसमें नीड नहीं है हमें ऐसा करने की। तो हम लोग नॉर्मल इसको लिखेंगे v इक्वल टू हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं i इंटू जेड। इस सर्किट में जो करंट होगी वो तो आपकी कॉमन ही होगी, यानी कि i करंट ही रहेगी। करंट तो आपकी सेम रहेगी, सिर्फ सीरीज सर्किट में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो i इंटू जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं i इंटू आर प्लस एल, और यहाँ पर आ गया अपने पास जे ओमेगा इंटू आई और प्लस 1/c है ना, और 1/j ओमेगा इंटू आई आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इसमें से देखा जाए तो i कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा z इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j ओमेगा सी। आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j ओमेगा सी, यानी कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमारे पास एक कंडीशन होती है इम्पीडेंस की, एक इम्पीडेंस की कंडीशन आती है। क्या आती है? आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j ओमेगा सी, 1/j ओमेगा सी। याद रखेंगे इसको। अगर हम इसमें ऊपर नीचे j का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है z इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल। अगर ऊपर नीचे j का मल्टीप्लाई करें तो नीचे j स्क्वायर होगा और j स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो दैट मीन्स ये -j बन जाएगा, ऊपर j अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। तो अगर j आप कॉमन लें तो इसमें आएगा r प्लस j कॉमन लिया तो आपको मिला ओमेगा एल -1/ओमेगा सी, ओमेगा एल -1/ओमेगा सी। ये हमको यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो ओमेगा एल है, इस ओमेगा एल को हम लोग बोलते हैं, इस ओमेगा एल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनते जाएंगे एक एक चीज को, एक एक चीज को अच्छे से सुनते जाएंगे, कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। 1/ओमेगा सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे एक है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग XL से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग XE से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अगर इस फंक्शन को हम लोग डिवाइड करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर XL इक्वल्स टू हो गया ओमेगा एल और XC इक्वल्स टू हो गया 1/ओमेगा सी। तो हमें तो ये बेसिक पता होना चाहिए, ये तो बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन होती है फॉर सीरीज रेजोनेंस, फॉर सीरीज रेजोनेंस। क्या कंडीशन होती है सीरीज रेजोनेंस में? सीरीज रेजोनेंस का नियम कहता है कि इसमें जो ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस होगा, क्या बोला मैंने? ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस है ना, या ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। सर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल अभी समझें। ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस का मतलब यह है कि जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का डिफरेंस है, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में आने वाले रिएक्टेंस का डिफरेंस है, वो कैसा होगा? जीरो होगा। यानी कि कौन कौन से हैं ये? आपका एक XL है माइनस एक कौन सा है? XC है। इनका डिफरेंस कैसा होता है? इनका डिफरेंस शून्य होता है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसी को बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस ही ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है दोस्तों? इसकी वैल्यू होती है, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? इसका डिफरेंस होगा आपके पास 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन आई है, ध्यान से पहले आप सुनते जाएंगे, है ना, ध्यान से आप सुनते जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया, तो यानी कि XL का मतलब क्या बोला? ओमेगा एल। इसका मतलब सर आपने क्या बोला? 1/ओमेगा सी बराबर 0। यानी कि यहाँ पे आ गया ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, और यहाँ पर हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। ओमेगा इक्वल्स टू आया सर 1/√LC। सर ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2π FR, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिस पे काम करता है, तो FR इक्वल्स टू सर हो गया 1/2π √LC, √LC। तो 1/2π √LC यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर अपने पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकल कर आ गई। यहाँ पे क्या आ गया? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकल के आ गया, FR इक्वल्स टू 1/2π √LC। तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हमें ये बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2π √LC। ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है।
क्या है ये? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सर आपने जो कंडीशन लिखी थी तो हमने यहाँ पे अभी ड्राइव किया कि आपको Z इक्वल्स टू यहाँ पे मिला R प्लस J, ब्रैकेट में हमने निकाला था ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ठीक है, बिल्कुल निकाला था हम लोगों ने। तो अगर हम इसमें इसका मैग्नीट्यूड निकालें, कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, तो अंडर रूट इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप। रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का मल्टीप्लाई में जो है इसका स्क्वायर। तो हमने तो इसमें बोला कि भैया ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज रेजोनेंस में ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस जीरो होता है। तो अगर इसे रख दिया है तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? सर Z की वैल्यू आपको मिलेगी R। क्यों? अगर जीरो रख दोगे तो R स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आपको R मिला। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहां पर रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस मिनिमम आ रहा है। कैसा आ रहा है? मिनिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम, इसका मतलब इम्पीडेंस कैसा है? इम्पीडेंस कैसा है इसमें? मिनिमम। इम्पीडेंस कितना है? मिनिमम। यानी कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस कैसा होता है? मिनिमम। तो अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो इसमें करंट कैसा होगा? करंट इज मैक्सिमम। करंट कैसा होगा? इज मैक्सिमम। तो याद रखिए, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है मिनिमम होता है और करंट कैसा होता है? इस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। किस फ्रिक्वेंसी पर? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर। ध्यान से सुनते चलेंगे बस एक एक चीज और नोट करते चलना है, या है ना, या बाद में नोट भी कर सकते हो। इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो, 3 बार भी, जितने बार देखना उतने बार देखिए। कॉन्सेप्ट आपको एक एक क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास जो Z इक्वल्स टू मिल रहा है, आपको जो Z इक्वल्स टू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? R मिल रहा है। इसमें इस R की वैल्यू कैसी होती है? यानी कि इम्पीडेंस कैसा होता है? मिनिमम होता है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम हम लोग देखते हैं जरा। क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता सर? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखिए, तीन कंडीशन है इसमें। एक तो है बिफोर रेजोनेंस के रेजोनेंस के पहले क्या क्या हो रहा है। दूसरी कंडीशन है एट रेजोनेंस पर क्या हो रहा है। और तीसरी कंडीशन है आफ्टर रेजोनेंस, यानी कि इसके बाद क्या हो रहा है ना। ये हमको कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। यस कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल याद कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल याद करना ही है। बिफोर रेजोनेंस का मतलब है कि यहां पर देखिए, इसको समझेंगे चार्ट से। तो हमने बोला है कि अगर इस पर क्या होता है आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है उस स्थिति में आपका ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस जीरो होता है। क्या होता है? ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस जीरो, यानी कि XL माइनस XC बराबर जीरो, यानी कि ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बराबर जीरो। इसका मतलब आपको Z बराबर R मिल रहा था, यानी कि सर्किट कैसा होता है? प्योर रेजिस्टिव। कैसा होता है सर्किट? रेजिस्टिव होता है। रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, करंट कैसा होता है? मैक्सिमम। तो इस रेजिस्टिव पॉइंट पर करंट कैसा है? मैक्सिमम है। कैसा है करंट? मैक्सिमम। देखो ये करंट मैक्सिमम है बिल्कुल। किस फ्रिक्वेंसी पर? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर। इसके पहले सर्किट किसकी तरह काम करता है? कैपेसिटिव की। किसकी तरह काम करता है? कैपेसिटिव की तरह। और रेजिस्टिव का सर्किट कैसा काम करता है? इंडक्टिव की तरह। कैसा काम करेगा? इंडक्टिव। किसकी तरह काम करेगा? ये इंडक्टिव। इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब क्या है? समझिए इसका मतलब ये है, कैपेसिटर का मतलब कि यहाँ पे XC ग्रेटर है XL से, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से। यानी कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम है तो ये क्या है आपका? ये कैपेसिटिव है। अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर है तो ये क्या है? ये रेजिस्टिव है। और अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी इस रेजोनेंस से ज़्यादा हो गई,
सप्लाई फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, रेजोनेंस से ज़्यादा हो जाएगी, सर्किट कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर, क्या बोलते हैं, बिफोर रेजोनेंस, इसको क्या बोलते हैं, एट रेजोनेंस, और इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर रेजोनेंस, इसको क्या बोलेंगे, आफ्टर रेजोनेंस। तो तीन घटनाएं हैं, एक तो बिफोर रेजोनेंस, एक एट रेजोनेंस और एक आफ्टर रेजोनेंस। बिफोर रेजोनेंस, एट रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस। तो बिफोर रेजोनेंस में कैसा होता सर्किट, कैपेसिटिव, कैसा होगा आपके पास, कैपेसिटिव। एट रेजोनेंस में कैसा होगा, रेजिस्टिव, रट लीजिए बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रेजोनेंस कैसा होगा, इंडक्टिव, कैसा होगा, इंडक्टिव, इंडक्टिव। ये अपन को पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर, बिफोर रेजोनेंस आपने बताया कैपेसिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। सर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सी बराबर हो जाता है एक्सएल के, क्योंकि ये 1/ओमेगा c था, वो ओमेगा एल, दोनों बराबर, डिफरेंस शून्य था, तो ये बराबर हो गए। इसमें क्या होगा सर, इसमें एक्सी कम होगा, एक्सएल ग्रेटर होगा। अच्छा, यस। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें कि अगर सर्किट रेजिस्टिव है या रेजिस्टिव है या कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, अगर कैपेसिटिव की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये केस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमें इसमें यह पता चला कि इसमें करंट कैसा होगा, करंट मैक्सिमम होगा, I इज मैक्सिमम। किस पर, जब R कैसा हो, जब R यानी कि जो इम्पीडेंस कैसा हो, यानी कि इम्पीडेंस कैसा हो, मिनिमम, यानी कि ये तो मैक्सिमम है, इम्पीडेंस कैसा होगा, इम्पीडेंस कैसा हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम। मिनिमम मतलब कौन मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, कौन मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम। तो ये इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम। चलो इसको सब लोग नोट करते चलेंगे, नोट कर लीजिए। है ना, तो ये सबका नोट हो गया होगा। तो बिफोर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस की कंडीशन हम लोग समझते हैं, और इसमें ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस हमेशा जीरो होता है। किस केस में जीरो होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट में। सीरीज आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस जीरो होता है। क्या जीरो होता है दोस्तों, ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस। ठीक, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस शब्द का मतलब क्या है, रिएक्टेंस का मतलब है जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं उनका टोटल इम्पीडेंस, या उसी को रिएक्टेंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये चलो हम लोग आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें पैरेलल रेजोनेंस की, है ना। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे इसमें पैरेलल रेजोनेंस की। तो पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस, ध्यान देंगे सभी लोग। पैरेलल रेजोनेंस अपने आप में बहुत ही शानदार टॉपिक है। पैरेलल रेजोनेंस की जब बात कर रहे हैं तो व्हेन पैरेलल रेजोनेंस, जैसे सीरीज रेजोनेंस पढ़ा था उसी प्रकार से व्हेन आर एल सी आर कनेक्टेड इन शंट, है ना, या पैरेलल, व्हेन आर कॉमा एल कॉमा सी आर कनेक्टेड इन शंट, और इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, पैरेलल। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, पैरेलल। सो इट इज कॉल्ड अ पैरेलल रेजोनेंस। और इस स्थिति में जो ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ पैरेलल रेजोनेंस। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं दोस्तों पैरेलल रेजोनेंस। तो इस स्थिति में हम लोग बोल देंगे कि ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस, ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस। सर ससेप्टेंस क्या होता है, अभी बता रहे हैं। ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस, है ना, उसी प्रकार से रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होगा, ससेप्टेंस होगा। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होगा, ससेप्टेंस। तो ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस कैसा होता है दोस्तों, ये आपका जीरो होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस एल माइनस एस सी इक्वस टू जीरो, ये केस आपको मिलता है। जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता था, वहां पे एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो होता था। वहां पे क्या होता था, एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो। तो ये है। अच्छा, इसी एसएल को बोलते हैं 1/एक्सएल, 1/एक्सएल। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, है ना, इस तरीके से लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ओनली एक्सी
बराबर 0। इस तरीके से हम लोग लिख देते, तो कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग पैरेलल सर्किट की एक बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे पहले, अगर पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं तो पैरेलल आरएलसी कैसा होगा, ये एक ये रजिस्टर, एक ये इंडक्टर और ये हमारे पास कैपेसिटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको बना दे रहे। तो यहां पर जो करंट होगा वो कौन सा होगा, आई आर करंट, ये कौन सा आई एल करंट, ये कौन सा होगा आई सी करंट, ये क्या हो गया आर, ये क्या हो गया एल, ये क्या हो गया सी, और इसमें दिया जाने वाला जो करंट होगा टोटल आई होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दिया गया वोल्टेज आपका वी कहलाएगा। और हमें मालूम है किसी भी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान होते हैं, वोल्टेज आर सेम बट द करंट आर डिफरेंट। किस में होगा ये आपका, पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट में ऐसा हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करें तो अपने पास यहां पे कंडीशन क्या मिलती है दोस्तों, यहां पे कंडीशन की अगर बात करें तो यहां पे आपको मिलता है, यहां पर आपको मिलता है, क्या मिलता है यहां पे, आई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। जो यहाँ पे दी जाने वाली करंट होगी वो रजिस्टर में आने वाले करंट, इंडक्टर में आने वाले करंट और कैपेसिटर में आने वाले करंट के योग के बराबर होगी। इस आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन जेड, है ना। इस आई आर का मतलब क्या है, V अपॉन आर, प्लस इंडक्टर में आने वाली करंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे आई एल है तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी। और इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, मैं प्रीवियस क्लास में ये आपको बता चुका हूँ, हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नहीं देखें आप पुराने वीडियो जाके देखें, है ना, आप लेक्चर 1 2 3 4 5 ये सारे कंटिन्यूस लाइन से देखेंगे, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। अब चाहें तो आप इसका लाप्लास लेकर कर लें, लाप्लास में क्या होगा, इंटीग्रल है तो नीचे एस आएगा, डिफरेंशिएशन है तो एस का मल्टीप्लाई होगा, है ना। या फिर हम लोग को पता है कि इंटीग्रल है तो नीचे एस आता है, यानी कि जे ओमेगा हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पर अपने फंक्शन क्या लिख देते हैं, वी अपॉन जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लस यहां पे अपने पास कितना होता है 1 अपॉन ये जे ओमेगा नीचे आएगा तो बन जाएगा जे ओमेगा एल, है ना। और यहां पे कितना होगा, और अपने पास ऊपर कितना है, ये आपके पास बी, है ना, ये v। इसी तरीके से इसमें कितना आएगा जे ओमेगा और ये c है ही, और यहाँ पे कितना आ जाएगा v। तो अगर v कॉमन ले लें तो ये ओवरऑल आपके पास बनेगा 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, यानी कि प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 1 अपॉन जे ओमेगा एल और ये बनेगा जे ओमेगा c। इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल के रूप में ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें, जैसे मैं कैलकुलेट राइट में कर रहा हूँ सॉल्व, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, y, इसको y बोल देंगे कि नहीं, 1 अपॉन जेड क्या होगा एडमिटेंस, इसी को हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एडमिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ऊपर नीचे अगर j का मल्टीप्लाई कर दे तो j और j स्क्वायर बन जाएगा, नीचे j स्क्वायर माइनस हो जाएगा, वहां से j कॉमन आएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओमेगा c माइनस 1 अपॉन ओमेगा l। जस्ट उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट उल्टा। इसी को y इक्वल्स टू आप बोल सकते थे 1 अपॉन आर प्लस जे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमेगा c लिखा हुआ है ना, ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस, इसको बोल सकते हैं एस सी माइनस एस एल। उल्टा हो गया बिल्कुल, देखिए आप, जस्ट उल्टा हो गया बिल्कुल, जो पहले था एक्सएल माइनस एक्सी था, अब यहाँ पे क्या हो गया एस सी माइनस एस एल हो गया। और आपको पता है 1 अपॉन ओमेगा सी जो होता है वो आपका एक्स सी होता है, तो उसका उल्टा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। या इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू सर 1 अपॉन, कि सर हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस जे, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल। जैसे आपने वहाँ पे क्या लिखा था, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जैसे रिएक्टेंस के फॉर्म में 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। या फिर एक्सएल माइनस एक्सी या फिर 1 अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी, हम अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा है इंडक्टिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा है कैपेसिटिव ससेप्टेंस, है ना। और इनका अगर डिफरेंस 0 है, हमने इसका डिफरेंस 0 लिखा था, देख सकते हो आप लोग, देखो ये डिफरेंस 0 लिखा था, ये आपने ये यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है ना, इस बात को अपन को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, करेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आ गया, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स सी, है ना। तो एज इंडक्टिव रिएक्टेंस है, या फिर एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल
1/XC माइनस 1/XL भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको देखने पर ये मिल गया XL = XC। ठीक है, ये कितना हो गया ओमेगा एल, ये कितना हो गया 1/ωc। सॉल्व कर दिया हमने इसमें भी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1/LC आया, और ओमेगा इक्वल टू आया आपके पास 1/2π√LC। ये कितना आ जाएगा आपके पास F इक्वल टू कितना आएगा, ये F इक्वल टू, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी हाल हमने किया था, है ना, अभी हम लोगों ने किया, क्या किया इसमें हमने सॉल्व, इसमें किया ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, और इसका मतलब होता है 2πF, तो F से इतना आ गया 1/2π√LC, आपको इतना प्राप्त हो जाता है, आपको इतना प्राप्त क्या, इतना प्राप्त यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम लोगों को इतना प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों y इक्वल टू, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो √1/r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर, ये तो डिफरेंस शून्य हो गया, तो आपको y इक्वल टू कितना मिला, इसका मैग्नीट्यूड मिला 1/r। क्या मिला, मैग्नीट्यूड 1/r। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये टोटल एडमिटेंस जो है, एडमिटेंस मिनिमम होता है, वहां पे इंपीडेंस मिनिमम था, किसमें, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम था, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम था, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या मिनिमम था, इंपीडेंस, और यहां पर क्या मिनिमम हो जाएगा, एडमिटेंस। तो सर रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, रेजिस्टेंस कैसा होगा, मिनिमम। तो सर करंट कैसा होगा, करंट इज मिनिमम, अच्छा यस, करंट मिनिमम हो जाएगा, यानी कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में करंट मिनिमम हो जाता है और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। और सीरीज वाले में जो हमने पढ़ा था उसमें इंपीडेंस मिनिमम था, जेड ही आर था, तो इंपीडेंस मिनिमम था तो वहां रेजिस्टेंस भी मिनिमम था, और रेजिस्टेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। जबकि पैरेलल में आपका एडमिटेंस आया 1/r, और यहाँ एडमिटेंस मिनिमम होगा, सीरीज में इंपीडेंस मिनिमम था, यहाँ एडमिटेंस मिनिमम है, एडमिटेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, और यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम, तो यहाँ पे करंट मिनिमम, यहाँ पे क्या होगा, करंट मिनिमम। तो अगर इसका अगर हम लोग इसका अगर बना दें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम, कौन सा डायग्राम बना दें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इस तरीके से, तो आपको मालूम है यहाँ करंट मिनिमम मिल रहा, देखो आप करंट मिनिमम मिल रहा कि नहीं, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे यानी कि मिनिमम है करंट मिनिमम, तो करंट मिनिमम यहाँ 0 होगा, मैक्सिमम करंट यहाँ पे क्या होगा, आई मैक्स, यहाँ मैक्सिमम करंट होगा यहाँ, है ना। ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम है। यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर सर्किट कैसा होगा, यहाँ पर सर्किट किस तरीके से काम कर रहा होगा, रेजिस्टिव, सर्किट कैसा होगा, रेजिस्टिव। तो अगर सर्किट रेजिस्टिव है ना, अगर सर्किट रेजिस्टिव है, एडमिटेंस मिल रहा है, यानी कि यहीं पे कंडक्टिव मिलेगा, तो करंट यहाँ पे कैसा होगा, करंट यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम है तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो यहाँ पे कंडक्टेंस भी कम होगा, तो इसका कंडक्टेंस कम है क्योंकि करंट कम है, यानी कि रेजिस्टिव है। अच्छा, यहाँ पर अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो सर्किट होता है कैपेसिटिव, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपके पास, जस्ट उल्टा। तो ये हो गया आपके पास कैपेसिटिव, ठीक है। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो कैसा होगा सर्किट, इंडक्टिव। कैसा होगा, इंडक्टिव। तो हमें ये कंठस्थ होना चाहिए, ये कंडीशन पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, यहाँ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, और भैया यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। तो ये आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन है, यानी कि XL ग्रेटर है XC से, यहाँ क्या है, XL लेस देन है, यानी कि XC ग्रेटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, XL इक्वल टू क्या होगा, XC। तो इस घटना के अनुसार इसको क्या बोलेंगे, एट रेजोनेंस। इसको क्या बोलेंगे, एट रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रेजोनेंस, है ना। प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिखेंगे, समझते जाएंगे। इसमें क्या होगा, बिफोर रेजोनेंस। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे बिफोर रेजोनेंस, इसको बोलेंगे बिफोर रेजोनेंस। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कितनी कंडीशन मिलने वाली है, यही जो हमने यहाँ पे आपको समझाई, अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी, यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर बिफोर रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे सर्किट कैसा होता है, इंडक्टिव। कैसा होगा, इंडक्टिव। किसमें, पैरेलल रेजोनेंस में। ये किसमें है, रेजिस्टिव। यहाँ कैसा होगा,
कैपेसिटिव। कैसा होगा? कैपेसिटिव। तो इंडक्टिव में क्या होगा? तो इंडक्टिव में क्या होगा? XL ग्रेटर देन XC। यहां पर क्या होगा? XL इक्वल टू XC। और यहां पर क्या होगा? XL लेस देन XC, मतलब कैपेसिटिव यहां ग्रेटर है। यानी कि यहां सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है? ग्रेटर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। यहां सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। और यहां सप्लाई फ्रीक्वेंसी लेस देन है किससे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने क्या किया? यही तो हम लोगों ने समझा कि यहां पर रेजोनेंस किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट है या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, इन दोनों अवस्थाओं में हमें किस प्रकार से सर्किट काम करता है, यानी कि सर्किट कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है या रेजिस्टिव है, किस प्रकार का होता है सीरीज और रेजोनेंस में, वो हमने आज की क्लास में यहां पे देख लिया। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से बस अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो होता है उसमें ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस 0 होगा और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस 0 होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सभी बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक समझ में बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप लोग पॉज करके पुनः इस वीडियो को शुरुआत से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।